हेलो, आप लोगों का स्वागत है। सेल्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और चूंकि देर ज़्यादा हो गई थी इसलिए हम लोगों ने उस डिस्कशन को अधूरा छोड़ दिया था। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि सेल एक्चुअली क्या होता है, उसका ईएमएफ क्या होता है, उसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, इंटरनल ड्रॉप क्या होता है, किस प्रकार से जब सेल डिस्चार्ज करता है तो उसके ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है, जब वो चार्ज होता है तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल का रिलेशनशिप क्या होता है। उसी प्रकार हम लोगों ने सीखा कि जब शॉर्ट करते हैं तब क्या होता है, किस केस में करंट ज़्यादा होता है सेल के द्वारा और किस केस में सेल ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, किस केस में लोड पर सबसे ज़्यादा पावर ट्रांसफर होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच गया है सेल के बारे में। जब आप ये समझ लेंगे तो सेल्स और किरचॉफ लॉ का जो एक ओवरऑल एक कंसेप्ट है वो आपको आ जाएगा। इसलिए आज हम लोग इस क्लास के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं सेल कॉम्बिनेशंस के बारे में। सेल कॉम्बिनेशंस, सेल्स को क्यों कंबाइन किया जाना चाहिए? सेल्स को इसलिए कंबाइन किया जाना चाहिए ताकि आप डिजायर्ड ईएमएफ एंड डिजायर्ड इंटरनल रेसिस्टेंस को अटेन कर सकें। हो सकता है कि जो सेल आपके पास है उसका ईएमएफ उतना नहीं है जितना कि आपको चाहिए। हो सकता है कि जो आपका सेल है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस उतना नहीं है जितना आपको चाहिए। इसीलिए जो आपके पास अवेलेबल सेल्स हैं उनको ही हम डिफरेंट तरीके से कंबाइन कर सकते हैं और इस प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं कि हमें एक खास वैल्यू ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस और एक खास वैल्यू ऑफ ईएमएफ मिले। तो जैसे कि रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस होते हैं उसी प्रकार सेल्स के भी कॉम्बिनेशन होते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है दोनों में। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको जब पढ़ें तो उस रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन को जो आपने पढ़ा था 10वीं क्लास में और जो हम लोगों ने भी थोड़ा सा डील किया था उसको आप याद रखें। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। तो हम लोग सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स देखेंगे। सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो सेल्स के सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है जिसमें सारी सेल्स में करंट सेम होती है। ध्यान दीजिए, ऑल सेल्स हैव सेम करंट, बस ऑल सेल्स हैव सेम करंट। इसके अलावे और कुछ नहीं करना है। सारी सेल्स में करंट सेम होगी परंतु सारी सेल्स में इंटरनल रेसिस्टेंस सेम नहीं है, जाहिर है। सारी सेल्स के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज भी सेम नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करके। मान लीजिए यहां पर एक सेल है E1 R1 और एक और हमने सेल बनाया, यहां पर लिखा है E2 R2। E2 R2 रेसिस्टेंस इंटरनल वाला भी हमने लिख दिया है और इसको हम कह रहे हैं E3 R3 और ये सारी सेल्स को मिला करके एक बाहरी रेसिस्टेंस से हमने जोड़ दिया है। और हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ये तीन सेल्स जो सीरीज में कंबाइंड हैं इनकी वजह से एक ही सेल कितने की दे देंगे। तो ध्यान दीजिए कि ये तो एक सिंपल सर्किट है, एक लूप का है, तो इसमें आराम से आप किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, लूप लॉ लगा सकते हैं, सब कुछ लगाएं। चलिए हम लोग इधर से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने करंट ऐसे ली, ये करंट है, हमने मान लिया कि करंट ऐसे है। ध्यान दीजिए, माना है करंट, पता नहीं करंट किधर से है। अब मानने के बाद आप कैसे भी चल सकते हैं, आप चाहे तो करंट के थ्रू चले या उधर से चले। तो ध्यान दीजिएगा कि करंट को जब एज्यूम कीजिएगा तो आपकी आजादी है, आप जिधर से मन उधर से एज्यूम करें, परंतु जंक्शन रूल टूटना नहीं चाहिए। इसके बाद जब सर्किट में चलना हो तो वो भी आपको जिधर से मन उधर से चलने की आजादी है। ये पूरी तरह से रैंडम सिलेक्शन है, सिर्फ रूल्स नहीं टूटने चाहिए। तो हमने करंट इधर से बना दी, अब इधर से चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए यहां से अगर हम इधर बढ़ें तो हम लिखेंगे, अब ध्यान दीजिए कि ये जो करंट है याद रखिएगा ये R3 R2 और R1 और R से गुजर रही है, तो चारों को लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए करंट हम देख रहे हैं, ये देखिए सामने से करंट आ रही है, हम उधर जा रहे हैं, तो लिखेंगे हम यहां से चलेंगे तो लिखेंगे -E1 बट +IR1 लिखेंगे। ठीक, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा है, E घट रहा है इसलिए हमने माइनस लिखा, परंतु करंट सामने से आ रही है इसलिए हमने उसको +IR1 लिखा। फिर यहां लिखा -E2 बट फिर यहां पे लिखना पड़ेगा IR2, फिर लिखना पड़ेगा -E3 बट यहां पे लिखना पड़ेगा +IR3 और फिर इधर जाएंगे तो लिखेंगे +IR = 0। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, I ब्रैकेट R1 + R2 + R3 + R = E1 + E2 + E3।
बहुत आसान है। आप देखिए, अब ये जो रिलेशनशिप आया है इसको जरा ठीक से मिलाइए। आप जानते हैं कि E का वैल्यू होता है I इंटू आर प्लस आर। करेंट गुने इंटरनल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दोनों को मिलाइएगा तो IR का मतलब इंटरनल ड्रॉप हो गया, IR का मतलब एक्सटर्नल ड्रॉप हो गया, दोनों ड्रॉप मिला के EMF होते हैं। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को जरा यहां मैच करके दिखाइए तो E के बदले क्या है यहां पे, तो E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी कि EMF कितना हुआ, EMF इक्विवेलेंट हुआ सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3, जो भी सम है उसको आप लिख लीजिए। ठीक से देखिए, R के बदले क्या है, तो R के बदले R है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वही है। बट इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब बेहद सिंपल हो गया कि अगर कुछ EMFs को, कुछ सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो उनका टोटल EMF सम ऑफ EMF होता है और टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस सम ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंसेस होता है, और इस तरह से इन सारी सेल्स को आप इस EMF और इस रेसिस्टेंस से बदल सकते हैं। तो आप बदल देंगे, सिंपल हो जाएगा। तो आइए देखिए, बहुत सिंपल है क्वेश्चन कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारी EMFs को जोड़ दीजिए, परंतु अब यहां पे गौर कीजिएगा, EMF भले ही एक स्केलर है बट EMF एक डायरेक्शन रखने वाला स्केलर है। EMF में डायरेक्शन होता है, तो जब आप EMF को जोड़ते हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3 करते हैं, तो उसके डायरेक्शन को गौर कीजिएगा। आपको दो प्रकार की सेल्स मिलेंगी। आइए देखते हैं इसको। मान लीजिए हम लोगों ने इस प्रकार की एक कॉम्बिनेशन बनाई है। यहाँ पे 6 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ 1 ओम है, यहाँ 1 ओम है, और यहाँ 2 ओम है, यहाँ 10 ओम है। तो बताइए कि ये जो 4 सेल्स कनेक्ट हैं उनकी वजह से कितनी करंट आएगी और उनका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक से देखिए, दो प्रकार की हैं। ये 6, 8 इधर से है, 2, 4 इधर से। इसमें से किसी एक को आप पॉजिटिव मान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव है, तो हम इसको +6 मानते हैं। तो आइए EMF लिखेंगे +6 +8, इसको आप -2 लिखेंगे और उसको -4 लिखेंगे। अगर आपने इसको पॉजिटिव माना तो इसको निगेटिव मानेंगे, वो खुद से आप तय कर लेंगे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। खाली इसके ऊपर निशान दे दीजिए, इसको हमने प्लस माना है, इसको हमने माइनस माना है, इसको भी प्लस माना है, इसको माइनस माना है, क्योंकि इनका डायरेक्शन देख लीजिए, ये पॉजिटिव निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव है, ये निगेटिव पॉजिटिव है। इसलिए आप अपने से तय कर लीजिए कि कौन सी वाली पोलैरिटी को प्लस मान रहे हैं, दूसरी वाली पोलैरिटी निगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह से आप टोटल EMF जोड़ देंगे तो आपको आएगा 8 वोल्ट। पॉजिटिव आया ना, 8 वोल्ट पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब है कि आपकी इस प्रकार की 8 वोल्ट की इक्विवेलेंट सेल बनेगी। पॉजिटिव है इसलिए जो 6 जैसा बनेगा, ये 8 वोल्ट आ गया। अब इंटरनल रेसिस्टेंस को देखते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस आया 2 1 3 1 4 2 6 ओम आया, इसलिए यहां पे इंटरनल रेसिस्टेंस है 6 ओम, और इसको आप बाहरी रेसिस्टेंस से जोड़ दीजिए। बाहरी रेसिस्टेंस आपका है 10 ओम। ये सर्किट बहुत आसान हो गई है। तो करंट का फॉर्मूला होगा, करंट का फॉर्मूला होगा 8/6 जोड़ 10, यानी होगा 8/16, यानी कि आधा एम्पियर, हाफ एम्पियर करंट होगी, इधर से बहेगी। आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दिस सेल? व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दिस सेल? टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दिस सेल। तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने का सीधा तरीका है कि आप यहां से चालू करके यहां पे चले जाइए। तो आप VA माइनस VB निकाल दीजिए। तो लिखेंगे VA माइनस IR, I गुने 6 प्लस 8 इक्वल टू VB, जो तरीका मैंने आपको बताया था। तो लिखेंगे VA माइनस I से गुना करेंगे इसको, तो बन जाएगा 3 जोड़ 8 इज इक्वल टू VB। तो 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, इसलिए VA माइनस VB विल बी इक्वल टू -5 वोल्ट। ये -5 वोल्ट का यहां पर, मतलब 5 वोल्ट कहेंगे तो डिफरेंस है, तो इसके क्रॉस 5 वोल्ट का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यों है ऐसा भाई? EMF 8 है,
टर्मिनल वोल्टेज 5 है, इसका मतलब साफ है कि ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज कम है और इंटरनल ईएमएफ ज्यादा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनल वोल्टेज है, यही टर्मिनल वोल्टेज इस 10 ओम के अक्रॉस में आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह के और कुछ उल्टे जो रेसिस्टेंस होते हैं, ईएमएफ होते हैं, उनको हम साइन के हिसाब से जोड़ते हैं। आइए हम लोग एक सवाल और ले लें, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो कहती है कि इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस को भी एक बार बना के देख लिया जाए खुद से। तो आपने देखा कि अब इसको जोड़ते कैसे हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। सारे ईएमएफ्स को उनके डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ दीजिए। कुछ ईएमएफ पॉजिटिव होंगे, कुछ निगेटिव होंगे, अपना तय कर लीजिए। और सारे इंटरनल रेसिस्टेंस को जोड़ दीजिए सीरीज में। वो जुड़ेंगे ही, वो घटेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पास कुछ सेल्स हैं जिसमें सभी ई आर हैं, सभी ई आर ही हैं, सबका ईएमएफ ई है, सबका इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, सभी एक जैसी सेल्स हैं, और हमने उसको एक बाहरी रेसिस्टेंस आर से कनेक्ट किया। तो याद रखिए कि E1 आर ई आर है, सॉरी E1 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सभी ई आर है, मतलब ईएमएफ ई रेसिस्टेंस आर, ईएमएफ ई रेसिस्टेंस आर, और ऐसी एन सेल्स है मान लीजिए। तो जरा बताइए तो कि अब चूंकि सभी एक जैसी ही हैं, इसलिए इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा इसमें? ई इक्विवेलेंट ई कितने हैं? एन है, तो आप कह सकते हैं ना एन ई आएगा। और व्हाट इज द टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस? तो आर 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 ऐसे कितने हैं? एन है, तो कितना आ जाएगा? एन आर। तो व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? ये करंट कितनी होगी? तो करंट होगी टोटल ईएमएफ बाय टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा यहां पे। जनरली क्या होता है, जनरली मैं आपको बता रहा हूं, जब फ्रेश सेल्स होती हैं, जब आपकी सेल फ्रेश होती है, नई ताजा बनी हुई सेल, तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कम होता है। तो अगर फ्रेश सेल होगी तो एनआर करीब करीब आर से कम होगा, तो बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत अभी ताजी बनी है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, 0.1 ओम में होता है। तो अगर एनआर का वैल्यू आर से बहुत बहुत कम होगा, तो ऐसे में करंट का वैल्यू हो जाएगा एन ई बाई, अब एनआर का वैल्यू बहुत कम है तो आर में जोड़ने से कुछ नहीं होगा, इसलिए हम आर ही लिख देंगे, यानी एन टाइम्स ई बाई आर, यानी कि एन टाइम्स करंट बाय वन सेल, एन टाइम्स करंट बाय वन सेल। एक सेल कितनी करंट देगी? आइडियली ध्यान दीजिएगा, आपने पहले ही आर का वैल्यू बहुत कम कर दिया है। अगर आर का वैल्यू बहुत कम होगा, यानी सेल फ्रेश है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट होगी एन टाइम्स करंट बाय सिंगल बैटरी। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि टॉर्च के अंदर में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वो सीरीज में कंबाइन होती हैं। तो 3 सेल है, 4 सेल है, 5 सेल है, वो सीरीज में कंबाइन है। सीरीज में कंबाइन करने से क्या होता है? सीरीज में कंबाइन करने से ये जो करंट है ना, एन टाइम्स सिंगल सेल बढ़ जाती है। तो एक सेल जितनी करंट देती है टॉर्च को, 3 सेल्स उसका 3 गुना करंट देंगी। परंतु याद रखिएगा कि जब करंट बढ़ानी हो, जब करंट की मात्रा बढ़ानी हो, तो हम उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि सारी सेल्स की करंट ऐड हो जाती हैं। परंतु ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा लागू नहीं है, ये सिर्फ फ्रेश सेल्स के केस में लागू है, ताजी सेल्स में होंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये आर का वैल्यू भी बढ़ेगा, और तब ये इसके मुकाबले नेग्लिजिबल नहीं होगा। और जब नेग्लिजिबल नहीं होगा तो ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है, ये हमेशा वैलिड होगा, न कि ये वाला हमेशा वैलिड नहीं होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक स्पेशल केस है और ये हमेशा लागू होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, कई बार मैंने देखा है पूछते हुए, सीरीज कॉम्बिनेशन में शुरू में ताजा सेल्स में जिनका इंटरनल रेसिस्टेंस कम हो, अगर ऐसा होता है ना, तो करंट इज इक्वल टू एन टाइम्स दी करंट बाय वन सेल। हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाए हम लोग जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है जिसमें सारी सेल्स, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है जिसमें ऑल सेल्स हैव सेम टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज, इन सबके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज सेम होगा। मतलब है कि उन सभी सेल्स के जो एंड पॉइंट है वो कनेक्ट है।
तो जाहिर है कि एंड पॉइंट्स जब सबके एक ही जगह पे हैं तो जो वोल्टेज होगा वो सबके एंड पॉइंट्स पर होगा, परंतु इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके अक्रॉस करंट डिफरेंट होती है, सबके अंदर इंटरनल ड्रॉप डिफरेंट होता है, सभी अलग अलग एनर्जी देते हैं। तो यहां पे गौर कीजिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है सीरीज कॉम्बिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए हम लोग उसका डेरिवेशन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा डेरिवेशन। मान लीजिए ये आपका एक सेल है, उसको हम लोग E1 R1 कह रहे हैं। यहां पर एक और सेल है, उसको हम लोग E2 R2 कह रहे हैं। यहां पर एक और सेल है जिसको हम लोग E3 R3 कह रहे हैं, और इसको हमने यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया है और इसको ऐसे करके यहां पे हमने एक रेसिस्टेंस लगा दिया है R। आइए देखते हैं कि ये क्या करता है। तो सबसे पहली बात आपको देखनी पड़ेगी कि ये सेल मान लीजिए कि I1 करंट देता है, ये सेल मान लीजिए कि I2 करंट देता है, ये मान लीजिए कि I3 करंट देता है। तो ये तीनों करंट मिलके I हो गई। ये I करंट इधर से गुजरा और ये I करंट इधर आया, फिर से ये बट गया I1 I2 I3। तो आप हमको कह सकते हैं कि सर आपने तो एकदम डिफरेंट मेथड ले लिया। कोई डिफरेंट मेथड नहीं है भैया। कितनी लूप्स है बताइए? एक लूप, दो लूप, तीन लूप। तीन लूप है तो तीन इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, तीन वेरिएबल चाहिए, इसलिए हमने I1 I2 I3 मान लिया। तीन वेरिएबल आपको कैसे भी लगेंगे, आप उसको किसी भी प्रकार से करंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना तो तीन वेरिएबल होंगे ही होंगे, इसलिए आप ऐसे चुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग जरा सा इनका मैथमेटिक्स देखें। ठीक से देखिएगा, पहली लूप यहां से इसको शामिल करते हुए और इसको शामिल करते हुए इसको हम पहली लूप मानते हैं, मान लीजिए। ठीक है, इसको शामिल करते हुए लिखिए। तो इसको देखें अगर हम, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे बैटरी है E1 और रेसिस्टेंस है R1 और R, करंट है I1 और यहां करंट है I। इसलिए अगर यहां पे आप लिखें, इस जगह से लिखना शुरू करें, ध्यान दीजिएगा, तो लिखिएगा -I1 R1, देखिए I1 R1, फिर लिखिएगा +E1, क्योंकि +E1, फिर यहां पे आगे आइएगा तो लिखिएगा -IR = 0। सर्किट पूरी हो गई। इसको आप लिख सकते हैं E1 = IR + I1 R1, आप लिख सकते हैं इसको E1 = IR + I1 R1, और इसी को आप लिख सकते हैं I1 = E1 - IR, और जब R1 से भाग लगाएंगे तो बचेगा R1। ठीक है, I1 R1, सॉरी ये R1 स्मॉल है, ठीक। E1 by R1, I1 = E1 E-, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप ले लेते हैं। I1 R1 = E1 - IR। अब R1 नीचे आएगा तो I1 का फॉर्मूला आएगा E1 by R1 - IR by R1। ये फॉर्मूला रहा पहली करंट का, बहुत आसान है, कोई खास दिक्कत नहीं है। उसी तरह से I2 का क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे E2 by R2 - IR by R2। I3 का क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे E3 by R3 - IR by R3। अब इसको टोटल अगर कर दें, स्टेप्स को याद रखिएगा, अगर हम इसको टोटल कर दें, एंटीवायरस अपडेट हो रहा था, तो अगर हम टोटल कर दें तो I1 I2 I3 को सम करके लिख देंगे I = यहां लिखेंगे E1 by R1 + E2 by R2 + ... E3 by R3 माइनस I कॉमन, ध्यान दीजिएगा, R कॉमन ही ले लीजिए, आया 1 by R1 + 1 by R2 + 1 by R3, चाहे जो भी रहे। अब ध्यान दीजिए, यहां पे ये I है, वहां I है, इस I वाले टर्म को इधर लाते हैं तो हो जाएगा I × 1 + R ब्रैकेट 1 by R1 + 1 by R2 ... = E1 by R1 + E2 by R2 + ... मैं इसको मिटा रहा हूं, ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे यहां पे। चलिए यहां पे आ गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब ये हो गया I × 1 + R। अब ऐसा करें आप
कि इसमें ये जो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ये है ना, इससे भाग लगा दीजिए तो आएगा I इंटू 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस R में भाग लगाइएगा तो R बचेगा, इक्वल टू यहां बचेगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस डॉट 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 बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट, माने ये पार्ट जो है ना, ये वाला इससे हमने पूरे में भाग लगाया, तो 1 में भी लगाया, इसमें भी लगाया और इसमें भी लगाया, ये सब में लगा दिए। अब इसको लगाने के बाद यहां पे अब जरा गौर कीजिए कि आपको क्या मिला है, ध्यान दीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं हमें। अब यहां पे क्या मिला आपको, अगर आपका फॉर्मूला हो E बराबर आई आर प्लस आर, तो ध्यान दीजिएगा I दिख रहा आपको, ये क्या दिख रहा है, स्मॉल r की जगह पे, यानी स्मॉल r क्या जगह पे आया 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये है आपका R इक्विवेलेंट, स्मॉल r इक्विवेलेंट, ये टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, सारे इंटरनल रेसिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल का ये तो टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये बहुत आसान है। फिर यहां पे R है तो वहां भी R है, इक्वल टू EMF की जगह पे क्या आया, तो ये इतना बड़ा आया, इसलिए EMF की जगह पे आया है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट, ये पूरा EMF इक्विवेलेंट है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि जब बहुत सारे सेल्स पैरेलल में कनेक्ट हों तो EMF इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा, स्मॉल r इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा, और जब ये दोनों निकल जाएंगे तब आप इस फॉर्मूले में पुट करके करंट निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले पे, भूलिएगा मत, बच्चे स्टेप भूल जाते हैं। ध्यान दीजिए कि हम लोग एक सवाल बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपके पास ये है 6 वोल्ट 2 ओम, 8 वोल्ट 2 ओम, 3 वोल्ट 1 ओम, ये तीनों कनेक्ट हैं, और यहां पे हमने इसको 3 ओम से कनेक्ट कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि यहां करंट कितनी है और इनके अक्रॉस EMF कितना है, ओवरऑल टर्मिनल वोल्टेज कितनी है, ये सब आप बताएं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां सेल्स पैरेलल कनेक्ट है, तो जाहिर है कि ये काम करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। परंतु इक्विवेलेंट निकालते समय देख लीजिए कि सेल्स उल्टी पुल्टी हो सकती हैं, जैसे ये सेल इधर देखिए ये उल्टी कनेक्ट है और ये एक जैसी कनेक्ट है, इसलिए याद रखिएगा EMFs को जोड़ते समय साइन का ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, मिटा रहे हैं इसको हम, क्योंकि आपने उम्मीद है कि लिख लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग EMF इक्विवेलेंट लिख रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस वाले को हम अगर पॉजिटिव मानते हैं, इस सेल को पॉजिटिव, तो इसको निगेटिव मानना पड़ेगा और इसको भी पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे 6/2 E1/R1 माइनस E2/R2 प्लस E3/R3। ठीक से ध्यान दीजिए, E1/R1, E2/R2, E3/R3, इसमें माइनस कैसे हो गया, क्योंकि इसकी पोलैरिटी उल्टी है इसके मुकाबले, बाय 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3, ये तो प्लस ही होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस को निगेटिव मत कर दीजिएगा। तो E का फॉर्मूला हुआ, ऊपर में आइए, ये हो गया 2 6 माइनस 8 प्लस 6 बाई, ये हो गया 1 1 2। और यहां पे अगर आप चेक करें तो EMF का फॉर्मूला हो गया 12 में से 8 गया 4, 4 में से 2, 4 में 2 से भाग लगा 2/2, यानी कि 1 वोल्ट। ये पूरा EMF 1 वोल्ट है पॉजिटिव, मतलब इस पूरे की वजह से आप एक EMF बनाइएगा और वो पॉजिटिव 1 वोल्ट होगा, मतलब इसके जैसा बनाना है, क्योंकि इसी को पॉजिटिव माना था हमने। ये पॉजिटिव 6 था ना, तो ये 1 भी पॉजिटिव आया है, तो हमने 6 के जैसी पोलैरिटी बनानी है। याद रखिए, अगर EMF -1 आता तो क्या करते, -1 आता तो मैं इसको इस तरह का बनाता, क्योंकि ये निगेटिव था, उसके जैसी पोलैरिटी होगी इसकी। अब चलिए हम लोग R को चेक करते हैं। R बराबर होगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1, ये तो 1/2 निकला, तो यहां पे निकला 1/2 ओम।
और इसको आप कनेक्ट कर देंगे किससे, बाहर वाले रेसिस्टेंस से। तो आप देख लीजिए कि ये ईएमएफ मिल गया, ये आर इक्विवेलेंट मिल गया, ये आपका ये हो गया। तो करंट बराबर हुई 1 वोल्ट बाय 3.5 यानी 2/7 एम्पियर इस डायरेक्शन में। कितनी करंट हुई, 2/7 एम्पियर। अब कोई कहेगा कि सर पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए जरा सा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप बैटरी के थ्रू निकालें चाहे इसके थ्रू कर दें, एक ही बात है। तो इसलिए आप पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कर दीजिए, तो 3 × 2/7 तो 6/7 वोल्ट आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक देख लीजिए, ईएमएफ 1 वोल्ट है और टर्मिनल वोल्टेज 6/7 है। इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज कम है, इसका मतलब ये सेल डिस्चार्ज कर रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पैरेलल और एक मार्के की बात याद रखिए, यह एक सर्किट सोल्व करने का मेथड भी है। इस मेथड का जादू यही है कि आपने 3 लूप वाली सर्किट को सिंगल लूप में बदल दिया है। ये एक ब्रह्मास्त्र है। ये सामान्य जो लाइफ है आपकी, सामान्य जो सर्किट है जिनमें सेल्स के बारे में नहीं कहा गया है, ऐसे भी आप किरचॉफ लॉ को देखिएगा अगर, तो उसमें क्या होते हैं, लूप्स होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर किसी सर्किट के अंदर 4-5 लूप हैं, उन 4-5 लूपों को आप इस तरह से करके आप एक सिंगल लूप में बदल करके और आंसर बना सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया मेथड है। ठीक है, तो इससे लूपों की संख्या रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत ही काम करता है ये जब आवश्यकता पड़ती है। अगर बहुत ज्यादा लूप हो जाते हैं किसी किरचॉफ लॉ की सर्किट के अंदर में, तो हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लूप्स की संख्या घटा देते हैं। हर लूप में एक ईएमएफ और कुछ रेसिस्टेंस होते हैं, या मान लीजिए 2 ईएमएफ हुए और 1 रेसिस्टेंस हुए, तो उन दोनों ईएमएफ्स को टोटल कर दीजिए। पहले एक लूप का टोटल ईएमएफ निकल गया, फिर सारे लूपों को टोटल कर दीजिए, इससे आपको ईएमएफ निकल जाएगा। तो कुल मिला जुला के लूप्स को घटाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालते हैं। तो एनसीईआरटी में एक सिमिलर क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 2 सेल्स हैं, जिसमें से पहला है E1R1 और एक दूसरी सेल है E2R2, इसकी पोलैरिटी एक ही है, तो अगर इन दोनों सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करके अगर हम एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से जोड़ देते हैं, तो आप बताइए कितना ईएमएफ रहा, कितना इंटरनल रेसिस्टेंस रहा, कितनी करंट रही इसके थ्रू। बहुत आसान है, क्योंकि अब आप जानते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड 1/R1 प्लस 1/R2। तो ईएमएफ हुआ, ब्रैकेट ये दीजिए बटा का साइन, हो गया R1/R2 और नीचे हो गया E1R2 प्लस E2R1 और नीचे आया R1R2 R2 प्लस R1, यानी E का फॉर्मूला आया E1R2 प्लस E2R1 बाय R1 प्लस R2। ये ईएमएफ हुआ। अभी स्टेप्स मिस मत कर दीजिएगा, पूरे डिटेल से बनाइएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि E के फॉर्मूले और स्मॉल r के फॉर्मूले में बहुत सिमिलरिटी है, स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं। और स्मॉल r आया, इंटरनल रेसिस्टेंस आया 1/R1 प्लस 1/R2 और ये आएगा R1R2 बाई R1 प्लस R2। अब अगर आपसे कोई करंट पूछे तो करंट होगा टोटल ईएमएफ बाई टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो इंटरनल रेसिस्टेंस हुआ, टोटल ईएमएफ हुआ E1R2 प्लस E2R1 बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड इंटरनल रेसिस्टेंस हुआ R1R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये करंट मिल गया तो इस करंट में जब आप इससे गुणा करेंगे तो आपको टर्मिनल वोल्टेज भी मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये एक सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी में ऐसा ही एक क्वेश्चन है। मुझे लगता है एकदम हलवा सवाल है, कभी भी परीक्षा में आएगा तो आप इस फॉर्मूले का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़े और सिमिलर सेल्स को जरा जोड़ के देख लें, जैसे हम लोगों ने सीरीज वाले कॉम्बिनेशंस में जोड़ के देखा था। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ एक जैसी सेल्स हैं, सभी E और R हैं। इसका मतलब है कि सबका ईएमएफ E है, सबका ईएमएफ E है और इंटरनल रेसिस्टेंस R है, सबका ईएमएफ E और इंटरनल रेसिस्टेंस R। तो मान लीजिए कि अगर इस प्रकार का हिसाब किताब है तो इस पूरे को अगर हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से जोड़ा है तो ईएमएफ बताइए। ईएमएफ होगा
सभी सेम है, ध्यान दीजिएगा। E बाई आर प्लस E बाई आर प्लस E बाई आर, मान लीजिए कि इस तरह से करके n सेल्स हैं, तो E बाई आर प्लस E बाई आर प्लस E बाई आर कितनी बार होगा? n बार होगा। ध्यान दीजिए, सही कर रहा हूं ना मैं? E बाई आर प्लस E बाई आर प्लस E बाई आर कितनी बार? n बार। तो कितना लिखेंगे? n E बाई आर डिवाइडेड 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर कितनी बार? n बार, यानी n इंटू 1 बाई आर। इसको जब आप ट्रीट करेंगे तो आएगा E। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, ईएमएफ इक्विवेलेंट अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली सेल्स को एक ही डायरेक्शन में जोड़ दें तो n सेल्स को जोड़ने के बाद भी ईएमएफ E ही रहता है। सीरीज वाले में ऐसा नहीं था। सीरीज वाले में याद कीजिए आप, ईएमएफ NE हो गया था, लेकिन पैरेलल में अगर एक जैसी सेल्स को जोड़ेंगे तो फिर ईएमएफ E ही रह जा रहा है और R इक्विवेलेंट हो जा रहा है 1 बाई आर 1 बाई आर 1 बाई आर 1 बाई n बाई r, यानी कि R बाई n। ये R इक्विवेलेंट हो गया। अब करंट अगर कोई कहे तो कितनी होगी? करंट होगी टोटल ईएमएफ बाय टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस बाय टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस R। टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। फॉर्मूला आया E बाय n, यहां पे आ गया, ये आ गया आपका, सॉरी ये स्मॉल r बाई n है, सॉरी ये देखिए स्मॉल r होगा, गलती से मैंने कैपिटल R लिख दिया था। तो यहां पे हो जाएगा R प्लस एन आर। यहां पे ध्यान दीजिए, I के फॉर्मूले में गड़बड़ हो रही है। I का फॉर्मूला NE बाई आर प्लस एन आर है। सीरीज वाले में क्या था? सीरीज वाले में ये जो n है इसके साथ था और ये R अकेला था। पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में n इससे आ गया है। यहां पर गौर कीजिएगा, n का ऑर्डर बदला हुआ है और NE पहले भी था। इस हिसाब से अगर हम देखें तो फॉर फ्रेश सेल्स, अगर आपने फ्रेश सेल्स ली हैं तो जाहिर है कि R का वैल्यू बहुत बहुत कम होगा R से। नई नई ताजी सेल है तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कम होता है, तो स्मॉल r कम होगा, तो ऐसे में करंट होगी NE बाय, अब चूंकि ये काफी कम है तो NR ही बच जाएगा और ये कट गया, यानी फॉर्मूला आ गया E बाई आर। E बाई आर का मतलब क्या है भाई? करंट बाय वन सेल। इसका मतलब ध्यान दीजिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आपने सेल्स को कंबाइन किया तो शुरू में ऐसा होगा कि जो करंट होगी वो एक सेल की करंट के बराबर होगी। तो पैरेलल में फिर क्यों किया आपने? पैरेलल वाली सेल्स में ड्यूरेशन ज्यादा बनेगा, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बैटरी की जो आपके सेल्स की जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा करंट दे तो आप उनको सीरीज में रख दीजिए। वो ज्यादा करंट देंगी परंतु लाइफ उसकी उतनी ही होगी जितने की एक सेल की होती है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि करंट मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे उसका लाइफ ज्यादा चाहिए, ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए, तो आप उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दें। अगर आप उसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे तो करंट बाय द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस उतना ही होगा जितना कि सिंगल सेल से होता, लेकिन तब ऐसे में ये तीन सेल्स में ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से इसका ड्यूरेशन जो है, इसका समय जो है वो काफी लंबा हो जाएगा, लंबी लाइफ हो जाएगी। तो इस तरह से आप खुद तय करें कि आपको ज्यादा करंट कम समय के लिए चाहिए या आपको कम करंट ज्यादा समय के लिए चाहिए। आप खुद तय कीजिए कि इसमें आपको क्या करना है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को समझ लिया और पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी हम लोगों ने समझ लिया। चलिए, अपने को चूंकि बीच बीच में हम लोग पीछे के फॉर्मूलों को भी देखते रहते हैं, तो आइए हम लोग जरा एक सवाल बनाएं कि हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ दिया हुआ है 2 वोल्ट और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस दिया है 0.1 ओम। इट्स बीइंग चार्ज्ड, ये चार्ज की जा रही है बाय 5 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर की करंट से आपको चार्जिंग हो रही है। तो आप बताइए कि टर्मिनल वोल्टेज क्या है। सबसे पहली बात, ये सवाल जो है आसान भी नहीं है, इतना कमजोर सवाल है कि इसको आसान की कैटेगरी में भी रखना बहुत मुश्किल है। ध्यान दीजिए, ये ईएमएफ, ये जो सेल है चार्ज हो रही है, तो जाहिर है कि टर्मिनल वोल्टेज भी ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? इंटरनल ड्रॉप जितना है उतना ज्यादा होगा।
अगर डिस्चार्ज होता तो ईएमएफ से कम होता, अगर चार्ज होगा तो ईएमएफ से ज्यादा होगा। कितना कम कितना होगा, तो आर ही डिफरेंस होता है। तो भी पूछ ही रहे थे आप, ईएमएफ आपको 2 वोल्ट मिला हुआ है प्लस आई आपको 5 एम्पियर मालूम है, आर आपका 0.1 है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं V इक्वल टू 2 + 1 3 वोल्ट। 3 वोल्ट का अगर आप बाहर से वोल्टेज दे दें इसको, तो इस सेल में 5 एम्पियर की करंट जाएगी और यह सेल चार्ज हो जाएगी। बहुत ही आसान है। उसी प्रकार से हम लोग आइए एक और डिडक्शन कर लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और डिडक्शन इस प्रकार से किया जा सकता है कि अगर आपके पास एक सेल है, ध्यान दीजिए, जिसका ईएमएफ E है और जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है, उस सेल को अगर हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से कनेक्ट कर दें तो बताइए कि टर्मिनल वोल्टेज और E, R और R इन सबों के बीच रिलेशनशिप क्या होगा। तो यहां पे आप लिख दीजिए, इसको V मान लीजिए, यहां पर V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन सारी क्वांटिटीज के बीच का हमें रिलेशन चाहिए और इस बात को याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो सबसे पहले तो आप करंट का ही फॉर्मूला लिख दीजिए। करंट का फॉर्मूला होता है E/R + R। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए इसमें R से गुना कर दीजिए, तो टर्मिनल वोल्टेज बराबर हो जाएगा IR, इसमें भी गुना कर दीजिए R + R कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस R को इधर लेके आ जाइए, तो V बराबर हो जाएगा E/R/R + 1। अब आप क्या करें, इस V को इधर लेके चले जाएं नीचे की ओर, तो आप कह सकते हैं E/V, यस ये कट गया, E/V बराबर होगा 1 + R/R। इस तरह से आप यहां पे ट्रीट कर सकते हैं। आप चाहे तो E/V को इसको दूसरे फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। आप यहां से स्मॉल r को भी बाहर निकाल सकते हैं, जैसे R/R + 1 को आप लिख सकते हैं E/V, उसी तरह से आप R/R को लिख सकते हैं E/V - 1, इसलिए स्मॉल r को लिख सकते हैं कैपिटल R × E/V - 1। ये पॉपुलर इक्वेशंस हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तो कुल मिला जुला करके डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन यही है। इसी इक्वेशन में आपको सारे काम करने हैं। इससे अगर आप समझदारी से काम करेंगे तो सारे रिलेशंस आपको यहां से डेवलप हो जाएंगे। खाली आपको याद रखना है V का वैल्यू I × कैपिटल R होता है। तो जब V निकालना होगा तो कैपिटल R इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, नहीं तो फिर ये सारे रिलेशनशिप एक ही तरीके से चले आते हैं। तो दिस डेरिवेशन आई हैव फाउंड दैट सेवरल क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस। खासतौर पे जब हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तो ये रिलेशनशिप वापस आएगा। इसमें अगर ईएमएफ E दिया हो और टर्मिनल वोल्टेज भी दिया हो, दोनों दिया हो, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दिया हो, तो आप इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। मतलब मान लीजिए एक सवाल आता है कि भाई एक सेल है जिसकी ईएमएफ जो है 10 वोल्ट है और इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम है। मान लीजिए इस सेल को हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से जोड़ा, पता नहीं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो टर्मिनल वोल्टेज इतना रहा। तो फिर ऐसे हालत में वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बताएं। मतलब ये फॉर्मूला जो है आपको 4 चीजों में कनेक्शन जोड़ देगा, E/V/R। और इन चारों के बीच का कोई भी रिलेशनशिप आता है आप इस फॉर्मूले की मदद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत भारी नहीं लगा होगा। आइए हम लोग एक केस और ले लेते हैं जिसमें हम लोग सेल्स को मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में डाल देते हैं। तो आइए हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को मिला करके एक सवाल बनाएं, प्रैक्टिस करें। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ सेल्स हैं, एक ही जैसे हैं। पहला है ER, दूसरा है ER, तीसरा भी है ER, और इस तरह से n सेल्स को हम लोगों ने सीरीज में लगा दिया है। और ये जो एक लाइन बनी वैसी वैसी हम लोगों ने m लाइंस बनाई हैं। तो ध्यान दीजिए कि एक लाइन में n सेल्स हैं और ऐसी ऐसी m लाइंस हैं, और इस तरह से हमने इसको बना दिया है, एक कॉम्बिनेशन बना दिया है इस तरह का। और इस पूरे को हम लोगों ने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से जोड़ दिया है। ठीक से समझिए, ER
EMF R और इंटरनल रेसिस्टेंस EMF E और इंटरनल रेसिस्टेंस R का एक सेल है, एक लाइन में n सेल्स हैं और ऐसी m लाइन्स हैं। तो ऐसी हालत में हम क्या करेंगे, गौर कीजिए, यहां पे एक लाइन में कितना EMF है बताइए, तो ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए NE हो जाएगा और एक लाइन से रेसिस्टेंसेस हैं तो NR हो जाएगा। ठीक से ध्यान दीजिए, इस पूरी लाइन का EMF है NE और रेसिस्टेंस है NR, लेकिन इस तरह से M पैरेलल कॉम्बिनेशंस है। तो ऐसी जब M पैरेलल कॉम्बिनेशंस होंगी तो आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में EMF में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो EMF जो है NE ही रह जाएगा, क्योंकि ये NE है, ये NE है, ये NE है, तो जब सभी NE है आपस में पैरेलल हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो मैंने आपको बताया है कि EMF उतना ही रह जाता है, तो EMF उतना ही रह जाएगा। जबकि इंटरनल रेसिस्टेंस बदल जाएगा, तो एक लाइन में अगर NR है तो M पैरेलल लाइंस में जाहिर है कि NR बाई M होगा। इस तरह से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं, 10वीं क्लास का याद कीजिए आप। तो करंट का वैल्यू होगा टोटल EMF NE बाई टोटल रेसिस्टेंस, ये हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इसको जोड़ दीजिए, यानी आपका आंसर हुआ MNE बाई NR प्लस MR। ये हो गया करंट का वैल्यू। N का मतलब है एक लाइन में कितनी सेल्स और M का मतलब है कितनी लाइनें, और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। मान लीजिए कि हमें थोड़ा सा अलजेब्रा करना हो और हम करंट की मैक्सिमम कंडीशन के लिए एक्सप्रेशन निकालना चाहें, किस कंडीशन में करंट मैक्सिमम होगी, तो ऐसे में थोड़ा सा अलजेब्रा लगाना पड़ता है और उसको आप ऐसे लिखेंगे MNE बाई, अच्छा ये जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, NR का रूट करके स्क्वायर कर दीजिए प्लस MR का रूट करके स्क्वायर कर दीजिए। ये रूट के स्क्वायर करने से कुछ नहीं होता। अब आप आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा और लिख सकते हैं MNE बाई, ये देखिए ये तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया, यानी कि A माइनस बी होल स्क्वायर NR माइनस MR A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2AB, तो रूट अंडर MNRR, ये हो गया। अब I का वैल्यू है दिस बाई दिस, तो साफ आपको दिख रहा है कि MN ये सब नंबर्स हैं, तो I का वैल्यू मैक्सिमम तभी होगा जब ये पोर्शन 0 होगा। तो अगर इस पोर्शन को आप 0 करेंगे तो आएगा NR इक्वल टू MR, यानी कि N बाई M इक्वल टू R बाई R। इस कंडीशन में मैक्सिमम करंट होगी। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम करंट कितनी होगी, I मैक्स होगी। इसको 0 कर दीजिएगा, यानी आंसर आएगा MNE बाई 2 MNRR, MNRR रूट। आप चाहे तो ये NM को यहां से काट सकते हैं, आपको जो मर्जी आवे कीजिए, वो अलजेब्रा का इशू है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर मिक्स कॉम्बिनेशन आता है तो हम लोग उसको बिल्कुल उसी प्रकार से बनाते हैं जिस तरह से हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को बनाया था। बहुत टफ तो नहीं लग रहा मुझे। चलिए एक दो एग्जाम्पल लेके और इसको खत्म करते हैं। आज के इस वीडियो में बिजली बहुत डिस्टर्ब कर रही है, 2 बार ऑलरेडी लाइन खा चुकी है और मुझे एडिट भी करना पड़ेगा इस वीडियो को, क्योंकि कई बार अंधेरा छाया था। तो मुझे उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा बेयर करेंगे। साइंस की पढ़ाई है तो कठिनाई तो होती ही है थोड़ी बहुत। हम लोग भी ऐसे ही पढ़ा करते थे। मेरे समय में लालटेन हुआ करता था, अब तो लालटेन मिलती भी नहीं है। जब बिजली रहती है तो लोग रोशनी में रहते हैं और जब बिजली नहीं रहती है तो अंधेरा इंजॉय करते हैं, लेकिन लालटेन नहीं जलाते। एक सवाल बनाते हैं हम लोग, आइए। मान लीजिए ये एक सेल है ER, एक और सेल है, ध्यान दीजिएगा, ER, एक और सेल है ER, ऐसा ही सेल है ER, ये सभी ER हैं और मैंने और भी जोड़ दिए ER और ER, कई सेल्स मैंने जोड़ दिए, सब एक जैसे हैं, ER। ये सभी सेल्स इंटरनल रेसिस्टेंस E और R और EMF E के सेल्स हैं। ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं। क्वेश्चन है कि आप किसी भी एक सेल के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल बताइए। तो एक ही लूप है,
एक लूप है तो जाहिर है सब में करंट सेम होगी, तो हम लोग समझ सकते हैं कि भाई ये तो एक प्रकार का सीरीज कॉम्बिनेशन है, फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब एक ही लूप है तो दिक्कत क्या है, आप इसमें किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल कर लीजिए जो हमेशा हिट होता है। तो मान लीजिए हम लोगों ने करंट ऐसी एज्यूम की, मान लीजिए करंट ऐसी है, तो चलिए यहां से उधर चलते हैं। जब उधर जाएंगे तो आएगा माइनस ई प्लस आई आर, माइनस ई प्लस आई आर, माइनस ई प्लस आई आर, देखते जाइए। फिर आएंगे माइनस ई प्लस आई आर, माइनस ई प्लस आई आर, माइनस ई प्लस आई आर इक्वल टू 0। कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6, 6e इक्वल टू आई आर कितना हुआ? 6IR। तो 6 6 कट गया, I का वैल्यू हुआ E/R। देख लीजिए 6 बार E आया, 6 बार IR आया, 6IR इक्वल टू 6E, तो I का वैल्यू आया E/R। इस पॉइंट के क्रॉस अगर AB कर लें तो आइए बनाते हैं। VA माइनस VB, VA से चालू कीजिएगा, करंट ऐसे जा रही है, ध्यान दीजिएगा। VA माइनस IR इक्वल टू प्लस E इक्वल टू VB। देख लीजिए VA माइनस IR प्लस E इक्वल टू VB। तो VA माइनस I के बदले आपने E/R लिखना था, E/R R प्लस E इक्वल टू VB। आप देख सकते हैं ये कट गया, VA माइनस VB इक्वल टू 0, यानी यहां पे टर्मिनल वोल्टेज नहीं है, टर्मिनल वोल्टेज दोनों के बीच में 0 है। एक प्रकार से ये हम लोगों ने आंसर बनाया। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस है वो कई बार आ सकती हैं आपके एक्सरसाइजेस में। तो ध्यान दीजिए कि किरचॉफ लॉ अंतिम उपाय है, वो हर बार लग जाएगा। सेल्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को हम लोगों ने पढ़ लिया। सीरीज में किस प्रकार से शॉर्टकट कर सकते हैं, पैरेलल में किस प्रकार से काम कर सकते हैं, किस प्रकार नंबर ऑफ लूप्स को घटा सकते हैं। तो हम लोगों ने ओवरऑल ये सारी चीज़ें सीखी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। अब हम लोग आगे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे ध्यान देंगे। सवालों की संख्या बढ़ रही है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। आजकल परीक्षाओं में ओम्स लॉ और छोटे मोटे जो किरचॉफ लॉ वगैरह हैं ये सब सवाल कम आ रहे हैं, और आजकल एप्लीकेशन साइड से सवाल ज़्यादा आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको उन सब के लिए प्रिपेयर कर दूंगा। आप मेरे साथ बने रहें, क्लासेस को देखते रहें, रिवाइज करते रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।